हेलो फ्रेंड्स, नेचर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि हम अलग अलग सब्जेक्ट के जितने भी यूपीपीएससी में एग्ज़ाम्स हुए हैं अब तक के, चाहे वो बीईओ हो पिछले या फिर एलटी ग्रेड हो या फिर मेन यूपीपीएससी के जो भी एग्ज़ाम्स हैं, उन सब में जितने भी अब तक के क्वेश्चन पूछे गए उन सब का संकलन हम विषयवार कर आपके सामने लाएंगे। तो आज हम लोग लेकर आए हैं भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन संपूर्ण संजीवनी वीडियो। संजीवनी सीरीज़ में ही हम अलग अलग सब्जेक्ट्स के सारे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे और आज हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास की। तो आज पूरी वीडियो तो नहीं हो पाएगी, लगभग 1500 से 2000 क्वेश्चंस संकलित हुए हैं इसके। तो आज हम 100 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बौद्ध धर्म तक आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। और एक बात, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आपको मिल सकती है, लेकिन पीडीएफ आपको तभी मिलेगी जब सारे संकलित क्वेश्चंस हो जाएंगे और जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबकी पीडीएफ एक साथ आपको मिलेगी। तो अभी फ़िलहाल 100 क्वेश्चन की ये वीडियो है, तो अभी आपको वीडियो ही देखनी पड़ेगी। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो उत्तर आपके सामने है, नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो मेहरगढ़ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, खदानों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में हुई? तो नवपाषाण काल में खदानों की कृषि सबसे पहले हुई थी। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज कौन सा था? तो मानव ने सर्वप्रथम जौ को उगाया था। आगे चलते हैं। चालकोलिथिक युग किसे कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, कैसे एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? ये इसमें क्वेश्चन कैसे मिसप्रिंट हो गया है, तो आप इसको देख सकते हैं, इसको इग्नोर करिए। तो ये नहीं पढ़ना है आपको। तो एक पुरा स्थल, ऐसे पुरा स्थल का नाम बताना है जहाँ से पाषाण संस्कृति और हड़प्पा सभ्यता दोनों के ही, पाषाण सभ्यता से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो वह जगह है मेहरगढ़। मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए? तो लहुरा द्वीप से भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे चलते हैं। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो एच.डी. संकालिया के अध्यक्षता में नवदा टोली का उत्खनन किया गया था। एच.डी. संकालिया। अगला क्वेश्चन है, नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है, बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में की गई है। अगला है, राग का टीला किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है? तो राग का टीला सगन कल्लू नामक नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। आगे चलते हैं। प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से हुआ है? पशुपालन मध्य पाषाण युग से शुरू हुआ है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, मध्य पाषाणिक युग से शुरू हुआ है। आगे पशुपालन के प्रमाण, तो पूछा ये गया है कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले? तो आदमगढ़ से मिले हैं मध्य पाषाणिक पशुपालन के प्रमाण। अगला क्वेश्चन है, किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो सराय नाहर राय से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, आरिफ मृदभांड पत्र का नामकरण कहाँ से हुआ है? ये कुछ मिस टाइपिंग है यहाँ पर, आरिफ नहीं है, ये मृदभांड का नामकरण कहाँ से हुआ है? तो हस्तिनापुर से हुआ है मृदभांडों का नामकरण। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ताम्रकाल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह से दफनाते? उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर दफनाते थे। किस स्थान से मानव के साथ कुत्तों को दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? बुर्ज होम से मानव के साथ कुत्तों को दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? तो हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो आग ऐतिहासिक काल। सिंधु सभ्यता आग ऐतिहासिक काल से संबंधित है। इसके जो रिटन लिपि मिली है लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता
ये मिस टाइपिंग हो गई यहाँ पे। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय ये गरारे नहीं है एक्चुअली, नगरीय सभ्यता, वह नगरीय सभ्यता थी। ये इस क्वेश्चन को आप इग्नोर करिए, मिस टाइपिंग है यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं, पीडीएफ में देख लेंगे क्वेश्चन क्या था और उसको फिर एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने की महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो मृदभांड इसका महत्वपूर्ण कारण है कि इसको आर्यों से पूर्व रखा गया है। आगे चलते हैं, हाथ में चांदी की उपलब्धता प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हाथ नहीं है, चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं। चांदी की जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है वो हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त हुए हैं। एक्चुअली बहुत ज़्यादा टाइपिंग के लिए हो जाता है, इसलिए कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो उसके लिए सॉरी आप लोगों से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हड़प्पा मिट्टी के बर्तन समानता किस रंग के रंगे होते हैं? तो हड़प्पा काल के, इस क्वेश्चन में एक्चुअली ये पूछा गया कि हड़प्पा काल के जो मिट्टी के बर्तन थे वो किस रंग से रंगे होते थे। तो ये उत्तर भी यहाँ पर एक्चुअली गलत है, लाल रंग से रंगे होते थे। तो इसको आप इग्नोर करिएगा, लाल रंग है ये, वो काट दीजिए, लाल रंग है ये, लाल। पीडीएफ जब आपको प्रोवाइड कराई जाएगी तो उसमें इसको सही कर दिया जाएगा। तो हड़प्पा काल के जो मिट्टी के बर्तन थे वो सामान्यतः लाल रंग से रंगे हुए होते थे। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का आरंभ किस काल से माना जाता है? तो पूर्व आर्य काल से माना जाता है। अगला है, हड़प्पा सभ्यता में किन पशुओं के साक्ष्य नहीं मिले हैं? तो ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा जाता है और बहुत सारे यूपीपीएससी में और यूपीएससी दोनों में ही पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है। गाय, शेर और घोड़े, इन 3 जानवरों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। चलिए अगला क्वेश्चन है, जुते हुए खेत की खोज कहाँ से हुई? तो कालीबंगा से साक्ष्य प्राप्त हुए थे जुते हुए खेत के। अगला 27वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदाड़ो में मिला है सिंधु घाटी का महान स्नानागार। 28वां है, रंगपुर किस नदी के किनारे है? तो मादर नदी के किनारे है रंगपुर। 29वें की तरफ चलते हैं, 29वां है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बंदरगाह सिंधु सभ्यता का था वो लोथल में था, गुजरात में। चलिए 30वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नदी का बंदरगाह लोथल, ये भी मिस टाइपिंग है एक्चुअली। तो जो लोथल बंदरगाह है वो किस नदी के किनारे स्थित था, ये पूछा गया है। तो लोथल भोगवा नदी के किनारे था। तो मिस टाइपिंग के लिए एक बार फिर से सॉरी, काफ़ी ज़्यादा टाइप करने की वजह से मिस टाइपिंग हो जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरा स्थल कहाँ पर है? तो हड़प्पा बड़ा स्थल जो है राखीगढ़ी में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है ये। चलिए आगे चलते हैं, मोहनजोदड़ो व हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल मोहनजोदड़ो व हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। 33वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो तांबे का प्रयोग मानव ने सबसे पहले किया था। 34वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हड़प्पा काल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहे की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है हड़प्पा काल में। 35वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बनावली स्थल किस नदी के किनारे है? तो जो बनावली स्थल है वो घग्गर नदी के किनारे है। 36वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स धौलावीरा गुजरात में स्थित है। 37वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वस्त्रों के लिए कपास की खेती सर्वप्रथम कहाँ पर की गई थी? तो जो वस्त्रों के पर्पज़ से यानी कपड़े बनाने के लिए जो खेती की गई थी कपास की, वो सर्वप्रथम भारत में की गई थी। 38वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो धौलावीरा से मिले हैं शैलकृत के प्रमाण। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान से विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदाड़ो से विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है। 40वां क्वेश्चन देख लेते हैं, सींग युक्त देवता की कृति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो कालीबंगा से प्राप्त हुई है। एक्चुअली आजकल उसको यूनिकॉर्न कहा जाता है, इसी की पूजा की जाती थी हड़प्पा सभ्यता के समय में, जानवर को। तो इसके साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए।
चलिए आगे चलते हैं 41वें क्वेश्चन की तरफ। नील नदी के तट पर कौन सी सभ्यता विकसित हुई? तो मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई। 42वां क्वेश्चन है, आर्य शब्द का अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ जो है वो श्रेष्ठ है। 43वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। 44वां क्वेश्चन है, वेद में जादुई माया और वशीकरण किया गया है। तो अथर्ववेद जो है उसमें वेद जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है। 45वां क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएँ हैं? तो 10,462 ऋचाएँ ऋग्वेद में हैं टोटल। ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। 47वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यज्ञ संबंधी विद्या किस वेद में दी गई है? तो यज्ञ संबंधी विद्या यजुर्वेद में दी गई है। 48वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऋग्वेद पर कौन सा वेद का संकलन आधारित है? तो सामवेद का जो संकलन है वो ऋग्वेद पर आधारित है। चलिए 49वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहा धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त होते हैं? तो अतरंजी खेड़ा से लोहे के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त होते हैं। जगह का नाम ये इम्पॉर्टेंट है, अतरंजी खेड़ा कई बार पूछा जा चुका है। 50वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित हैं? तो उपनिषद पुस्तक दर्शन पर आधारित हैं। फ्रेंड्स एक बार आपको फिर याद दिला देते हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं वो अभी तक पूछे गए अलग अलग परीक्षाओं में जो क्वेश्चन है उनका संकलन यहाँ पे किया गया है और वही आपके सामने लाए गए हैं। और ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है आगे जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे उनको क्रैक करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चर्चा मिलती है तो उपनिषद में मोक्ष की चर्चा मिलती है। 52वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो कठोर उपनिषद से प्राप्त होता है नचिकेता और यम का संवाद। 53वां क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो साहित्य में वर्णन किया गया है। 54वां क्वेश्चन है, चुनाव किस नदी का दूसरा नाम है? चुनाव नहीं है, ये मिस प्रिंटिंग है, चिनाव। तो चिनाव अस्कनी नदी का नया नाम है, चिनाव नदी, अस्कनी नदी। चलिए 55वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऋग्वेद के अनुसार किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कुंभा नदी जो वर्तमान में अफगानिस्तान में है वो सूचक है आर्यों के संबंध का अफगानिस्तान के साथ, कुंभा नदी। 56वां क्वेश्चन है, कौन सी ब्रह्म वाहिनी थी जिसने कुछ वेदों की रचना की थी? तो लोपामुद्रा थी वो। जिस प्रकार से जो मेल पर्सन है, आदमी है, वो वेदों की रचना की है, ऐसी कुछ फीमेल्स ने भी वेदों में कुछ अपनी ऋचाएँ या मंत्रों को दिया है, वो ब्रह्म वाहिनी कहलाती थी और उनमें से एक थी लोपामुद्रा। ये क्वेश्चन एक्चुअली यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है। चलिए आगे चलते हैं। किस अभिलेख से ईरान से भारत में आर्यों के आने का प्रमाण मिलता है? तो बोगाज कोई अभिलेख से हमें प्रमाण मिलता है कि ईरान से आए थे आर्य भारत में। तो चलिए आगे चलते हैं। 58वां क्वेश्चन, पुरुष मेध शब्द का उल्लेख ग्रंथ में हुआ है? लंच नहीं है, ये ग्रंथ है। तो उत्तर है शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में ही पत्नी को अर्धांगिनी माना गया। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि किस ग्रंथ में पत्नी को अर्धांगिनी माना गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में अर्धांगिनी माना गया है और पुरुष मेध शब्द शतपथ ब्राह्मण में ही उल्लेखित है। चलिए आगे चलते हैं। वैदिक काल में आर्यों की संस्कृति का धुर किन दो राज्यों को माना गया है? तो अंग और मगध को आर्यों की संस्कृति का धुर माना गया है वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है कई बार। 10 राजाओं का युद्ध कौन सी नदी के तट पर लड़ा गया? तो परशुनी नदी के तट पर, जिसका वर्तमान में नाम रावी नदी है, वहाँ पर लड़ा गया 10 राजाओं का युद्ध। आगे चलते हैं 61वें क्वेश्चन की तरफ। किस नदी को ऋग्वेद में मतेतमा और देवी तमा नाम से उल्लेखित किया गया है? ये बहुत ही सम्मानजनक नाम होते थे। तो सरस्वती नदी को मतेतमा और देवी तमा कहा गया है, देवियों की देवी सरस्वती नदी को कहा गया है। यव शब्द वैदिक काल में किसके लिए प्रयुक्त होता था? जौ के लिए यव शब्द प्रयुक्त
होता था। ये जो लिखा है यव शब्द, जौ का दूसरा नाम समझ लीजिए आप, वैदिक काल में यव कहते थे जौ को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो अथर्ववेद में वेद सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। 64वां क्वेश्चन है, ऋग्वेद की सर्वाधिक सूक्तियाँ किसको समर्पित हैं? तो ऋग्वेद की सर्वाधिक सूक्तियाँ भगवान इंद्र को समर्पित हैं। अगला है 65वां क्वेश्चन, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख तो अथर्ववेद में आयुर्वेद का उल्लेख मिलता है। 66वें क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितने सूक्त समर्पित हैं? तो 200 सूक्त जो है ऋग्वेद में अग्नि देवता के लिए समर्पित हैं। अगला है, युद्ध का देवता या फिर पुरंदर किसे कहा गया है? तो भगवान इंद्र को युद्ध का देवता या फिर पुरंदर कहा गया है। 68वां क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है और इसकी रचना किसने की है? तो गायत्री मित्र ने इसकी रचना की है। आगे चलते हैं, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से की गई है? तो ऋग्वैदिक काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से की गई है। 70वां क्वेश्चन है, श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई है, जबकि रामचरितमानस अगर पूछा जाए तो वो अवधी में लिखी गई है। चलिए 71वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो मुंडोक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। 72वां क्वेश्चन है, गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। 73वां क्वेश्चन है, वैदिक काल में अघन्य या अघन्या किस जानवर के लिए प्रयुक्त होता था? तो गाय के लिए अघन्या कहा जाता था वैदिक काल में। वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? तो जीविकोपार्जन के लिए वेदांग को पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। 75वां क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ और कब हुआ? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ। 76वां क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो कोलियो वंश से संबंधित। 77वां क्वेश्चन है, अशोक का कौन सा अभिलेख इस बात की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावना इसकी रहेगी। तो रुम्मनदेही का अभिलेख जो है ये पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है कि किस राजा का अभिलेख ये स्पष्ट करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो आप उत्तर देंगे अशोक, क्योंकि रुम्मनदेही अभिलेख अशोक का ही अभिलेख था। 78वां क्वेश्चन देख लेते हैं, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ है? तो कुशीनगर में गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, यानी कि मृत्यु। अगला क्वेश्चन, बुद्ध के गुरु का नाम क्या था? तो अलार कलाम बुद्ध के गुरु का नाम था। अगला क्वेश्चन है, धर्म चक्र परिवर्तन जो पहली बार महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था उस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया और सारनाथ में हुआ था, यानी पहला अपना उपदेश सारनाथ में दिया था महात्मा बुद्ध ने। 81वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो सर्वाधिक उपदेश बुद्ध ने श्रावस्ती में दिए थे। चलिए 82वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बुद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? तो महाकश्यप ने की थी अध्यक्षता प्रथम बौद्ध संगति की। 83वां क्वेश्चन देख लेते हैं, कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? तो चौथी बौद्ध संगति थी कनिष्क के काल में कश्मीर में जो बौद्ध संगति हुई थी और उसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। तो 84वां क्वेश्चन देख लेते हैं, बौद्ध धर्म की महायान शाखा किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा प्रकट हुई थी, यह अस्तित्व में आई थी। 85वां क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगति राजगीर में आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। 86वां क्वेश्चन है, दूसरी बौद्ध संगति किस राजा के काल में हुई? तो दूसरी बौद्ध संगति कालाशोक के काल में हुई थी। 87वां है, गौतम बुद्ध को जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ वहाँ पर कौन सा मंदिर बनाया गया? तो महाबोधि मंदिर
बनाया गया था। बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। 88वां क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक कौन है या क्या है? तो घोड़ा महात्मा है। अगला क्वेश्चन है, बोध गया किस नदी के किनारे स्थित है? तो निरंजना नदी के किनारे बोध गया है। या पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ? तो निरंजना नदी के किनारे प्राप्त हुआ। अभी आपको बताया था कि बोध गया में ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। 90 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बौद्ध संघ में बिछड़ी, ये क्वेश्चन मिस टाइप हो गया है फिर से। बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति किस स्थान से दी गई? क्वेश्चन ये है कि बौद्ध संघ में महात्मा बुद्ध के द्वारा स्त्रियों को जो संघ में प्रवेश किस स्थान से दिया गया था? तो वो दिया गया था वैशाली में। तो मिस टाइपिंग के लिए फिर से एक बार सॉरी है। चलिए आगे चलते हैं। 91वें क्वेश्चन की तरफ। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। बौद्ध धर्म के संघ जीवन के नियम किस ग्रंथ में बताए गए हैं? विनय पिटक में बताए गए हैं। जो बौद्ध धर्म का जो संघ है उसमें जीवन जीने के नियमों को विनय पिटक में उल्लेखित किया गया है। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप कहाँ है? तो राजगीर बिहार में विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बनाया गया है। भारत में सर्वप्रथम किस मानव प्रतिमा को पूजा गया? तो भारत में सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध की प्रतिमा को पूजा गया। इससे पहले आर्य लोग थे या हड़प्पा संस्कृति के लोग थे, ये मातृ देवी की पूजा करते थे, लेकिन मानव प्रतिमा को पूजने की बात सबसे पहले बौद्ध धर्म में ही हुई थी। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में बनाई गई थी बुद्ध की खड़ी प्रतिमा। 96वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी मिस टाइप हो चुका है तो इसको बाद में देखेंगे। आगे चलते हैं 97वें क्वेश्चन की तरफ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में की गई? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में की गई। 98वें क्वेश्चन है, श्रवण बेलगोला में गोमेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई? तो चामुंडा राय ने स्थापित करवाई थी। अगला क्वेश्चन है, बोध गया में महात्मा बुद्ध की 80 फुट ऊंची प्रतिमा किसने बनवाई? तो जापानियों ने बनवाई है 80 फुट ऊंची प्रतिमा महात्मा बुद्ध की। कहाँ पे? बोध गया में। 100वां क्वेश्चन है, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध को कहा जाता है एशिया का ज्योतिपुंज। फ्रेंड्स, जो भी इसमें टाइपिंग मिस्टेक्स हैं उनको सुधार कर PDF आपको दी जाएगी, तो उसके लिए एक बार फिर से सॉरी। आगे से इन चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। और इसी प्रकार के अभी कम से कम 1000 से 1500 क्वेश्चन संकलित किए जा रहे हैं जो अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और आगामी जितने भी फॉर्म्स आप भरेंगे, इन वीडियोस को अगर आप देख लेते हैं तो जो भी 1 लाइनर एग्ज़ाम आप लोग देते हैं वो 100% आपके क्लियर होंगे। क्लियर इसलिए होंगे कि करंट अफेयर्स को छोड़कर बाकी सारे क्वेश्चन घुमा फिरा कर यही पूछे जाते हैं, क्योंकि हिस्ट्री कभी चेंज नहीं होगी, भूगोल कभी चेंज नहीं होगा। भले ही फैक्ट्स अलग अलग उसमें नहीं जोड़े जाते, इतिहास हमेशा इतिहास ही रहेगा। और यही क्वेश्चन घुमा फिरा कर बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।